हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 सीनेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अजय।
ओके, शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। मैं किसी का वेट नहीं करती, बट चलो आप हो क्लास में। अब हम पढ़ते हैं जी, ठीक है। अच्छा, उस दिन हमने जर्मन ज्योग्राफर्स थोड़े से रह गए थे हमारे। ऑस्कर पेस्टल हमने कर लिया था, है ना। फर्डिनेंड वॉन रिchthofen हो गया था बेटे। फर्डिनेंड वॉन रिchthofen के बाद हमारा जो रेटजेल है, रेटजेल भी हमने कर लिया था। अब हमारा जो है कंसेप्ट ऑफ लेबेनसेरम मैंने समझा दिया था। अब है आपके अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर से हमने शुरू करना है। क्लास का जो टाइम है ना, वो 6 बजे और 8 बजे ही रहेगा अजय। अब क्लास का टाइम हम चेंज नहीं करेंगे, दिन में नहीं करेंगे, 6 और 8 बजे ही करेंगे, ठीक है। तो और मैं बिल्कुल अपना ध्यान रख रही हूँ, बट जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बेटे, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। अच्छा, अब हम जो है अल्फ्रेड हेटनर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अल्फ्रेड हेटनर, एक बार सीरीज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा हम्बोल्ट। हम्बोल्ट के बाद कौन है आपके, हम्बोल्ट के बाद है आपके रीटर। रीटर के बाद ओस्कर पेस्चल। ओस्कर पेस्चल के बाद फर्डिनेंड वॉन रिchthofen। फर्डिनेंड वॉन रिchthofen के बाद हैं आपके, फर्डिनेंड वॉन रिchthofen के बाद है आपके कौन है, फर्डिनेंड वॉन रिchthofen के बाद हैं आपके, अरे एक मिनट, फर्डिनेंड वॉन रिchthofen के बाद है बेटे आपके रेटजेल। और रेटजेल के बाद अब है आपके अल्फ्रेड हेटनर, ठीक है। अब हम हेटनर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेटनर का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ज्योग्राफी को डेवलप करना, ठीक है। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना, वो फिजिकल और रीजनल ज्योग्राफी में था। ये आपको अब क्या याद रखना है, कंसेप्ट ऑफ कोरोलॉजी। मैंने आपको बताया था, जो आपके कांट है, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट ने दिया था कोरोग्राफी। और आपका कोरोलॉजी का कंसेप्ट दिया है आपके हेटनर ने, ये पूछा गया है एग्जाम में। कोरोलॉजी का कंसेप्ट, कोरोलॉजी का कंसेप्ट दिया है आपके हेटनर ने। कांट आइडिया ऑफ कोरोग्राफी, ये देखो कांट का जो आइडिया था कोरोग्राफी का, उसका मतलब था अर्थ का डिस्क्रिप्शन। लेकिन जो हेटनर का आइडिया है कोरोलॉजी का, वो उन्होंने जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस बोला है। यानी कि जो क्या बताती है, एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेनेशन देती है। ज्योग्राफी रीजनल साइंस है अर्थ की, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें बहुत सारे वेरिएशन और जो हमें बहुत सारे स्पाशियल रिलेशनशिप के बारे में बताती है, ठीक है। आ गया समझ में इनका ये जो, ये आपको याद रखना है। और बेशक से इनके बारे में और कुछ याद मत रखना, लेकिन इनका कंसेप्ट याद रखना।
ठीक है। आपका जो हेटनर है ना, हेटनर का क्या कंसेप्ट है, हेटनर का जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो फिजिकल और रीजनल ज्योग्राफी में है। इनका कंसेप्ट है कोरोलॉजी, यानी कि आपका क्या है, क्षेत्रवर्णी, क्षेत्रवर्णी की अवधारणा। और आपके देखो कोरोलॉजी तो दिया है आपके हेटनर ने, लेकिन आपका कोरोग्राफी, कोरोग्राफी किसका है, कांट का। पहले कोरोग्राफी आया था। कोरोग्राफी से ये बताता है कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन देता है, लेकिन हेटनर ने बताया ज्योग्राफी सिर्फ अर्थ का डिस्क्रिप्शन नहीं देता, उसको एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये कहते हैं इस तरीके से इन्होंने बताया, ही टोल्ड दैट रीजनल ज्योग्राफी इज द स्पेशल ज्योग्राफी। इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो रीजनल ज्योग्राफी है वो स्पेशल ज्योग्राफी है। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैक्टर, और फिजिकल फैक्टर के बेस पे इन्होंने बताया कि देयर कैन बी होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। ये कहते हैं जो फिजिकल फैक्टर है, यानी कि आपका जो नेचुरल फैक्टर है, उसके बेस पे बताया कि हमारा जो है होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रो, यानी कि समानता भी मिल सकती है, असमानताएं भी। ओके, बस इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब ये आपके हेटनर की मेजर टेक्स्ट हैं, इनको पढ़ो एक बार। ठीक है। पहली रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इनकी बुक। ठीक है, तो सबसे पहले है आपकी बुक ये रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रशिया। एक बार ये सारी बुक पढ़ लेना। ठीक है, इनकी सारी जो बुक है पढ़ लेना। द स्प्रेड ऑफ कल्चर ऑन अर्थ, सरफेस स्पेस ऑन ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट, मेथोडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। ये आपके हेटनर के मेजर टेक्स्ट हैं।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बुक अब है आपका एल्बर्ट पेंक, ठीक है, एल्बर्ट पेंक। अब एल्बर्ट पेंक ने क्या है, आपका आइस एज के बारे में पढ़ा है। याद रखना, आइस एज के बारे में किसने स्टडी की, एल्बर्ट पेंक ने, ठीक है। पेंक ऑल्सो स्टडी डिपोजिशन इन वैली ऑफ आल्प्स माउंटेन। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है ये गुंज मिंडल रिस वर्म का आपसे सीरीज पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। लगा लो गुंज मिंडल रिस वर्म किसने दिया है, तो गुंज मिंडल रिस वर्म आपके एल्बर्ट पेंक ने दिया है, ठीक है। आ गया समझ में। देखो आपके जो एल्बर्ट बैंक है ना, एल्बर्ट बैंक ने इस ब्रुकनर के साथ मिलके यूरोप की आइस एज के बारे में पढ़ा था और उन्होंने यूरोप की 4 आइस एज के बारे में बताया कि गुंज मिंडल रिसवम क्या है, गुंज मिंडल रिसवम, इसका सीरीज ऐसे का ऐसा याद रख लेना, गुंज मिंडल रिसवम। अब ये इनकी बुक है, ये इनकी बुक पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द आल्प्स इन द आइस एज बुक किसकी है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उनकी वो है ये द आल्प्स इन द आइस एज। दूसरी बुक है फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस, फिर है फिजियोग्राफी, फिर है आपका न्यू ज्योग्राफी। ये 4 बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इनकी ये है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी है, द आल्प्स इन द आइस एज, द मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस, फिजियोग्राफी, न्यू ज्योग्राफी, ये एल्बर्ट पेंक की है। एल्बर्ट पेंक का बस याद रखना कि इन्होंने आइस एज के बारे में बताया था। आ गया समझ में। अब उसके बाद है आपके वोल्टर पेंक। सात PM की क्लास ज्वाइन करना है टुडे आपको, किसकी? अच्छा, उसके बाद आपके वोल्टर पेंक हैं। हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी, एल्बर्ट पेंक के। अब एल्बर्ट पेंक वोल्टर पेंक के पापा हैं, यानी कि ये उनके बेटे हैं, सन। वोल्टर पेंक सन है एल्बर्ट पेंक के, ठीक है। इन्होंने वोल्टर पेंक को आपने देखो आपका क्या दिया है, विलियम मॉरिस आपका एक मॉडल दिया था, ठीक है। क्या दिया था, रिवर पे, याद करो रिवर पे हमने जियोमॉर्फोलॉजी में विल्स डेविस के अपोजिट जो इंडिपेंडेंट मॉडल दिया था वो किसने दिया था, आपके वोल्टर पेंक ने। और इनकी बुक का भी नाम मैंने याद करवाया था, डाइमॉर्फोलॉजाइज एनालिसिस 1922, ठीक है। इट्स ट्रांसलेशन, और इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो 1924 में हुआ। बस इनकी इस बुक का नाम याद रखना है।
अब वोल्टर पेंक के बाद है आपके कार्ल हाउसहोफर। याद रखना कार्ल हाउसहोफर एक फेमस जियोपॉलिटिकल जोग्राफर हैं, ठीक है। किसके जोग्राफर हैं? जियोपॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स के जोग्राफर हैं। और देखो जेलेन के बाद जियोपॉलिटिक की जो आइडियोलॉजी उसको किसने आगे बढ़ाया? याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा गया है। ही प्रोपाउंडेड एन आइडियोलॉजी कॉल्ड जियोपॉलिटिक, यानी कि जियोपॉलिटिक की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे कौन लेके गए? वो कार्ल हाउसहोफर। ये कहते हैं फॉर दिस ही यूज द टर्म, इन्होंने जियोपॉलिटिक टर्म यूज की थी, जियोपॉलिटिक टर्म यूज की थी कार्ल हाउसहोफर ने, लेकिन पॉपुलराइज किसने किया? जेलन ने, ठीक है। किसने पॉपुलराइज किया? जेलन ने, ठीक है। दिस आइडियोलॉजी वॉज एलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड बाय हाउसहोफर। हाउसहोफर ने अपनी इस जियोपॉलिटिक के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपनी इस बुक में, जेट शीट फॉर जियोपॉलिटिक 1924। याद रखना कार्ल हाउसहोफर ने वर्ड यूज किया था जियोपॉलिटिक, बट जियोपॉलिटिक फेमस किसने किया? आपके फेमस स्वीडिश जोग्राफर रुडोल्फ जेलन ने। अब इनकी बुक है मेन कैम्प जियोपॉलिटिक ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पैसिफिक ओशियन, जेट शिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद है आपके ऑटो स्कल्पचर। जो आपके स्कल्पचर हैं, आवाज नहीं आ रही क्यों? मैं तो इतनी देर से बोल रही हूँ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? आपके ऑटो स्कल्पचर हैं। ऑटो स्कल्पचर ने ज्योग्राफी को साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा है। बस यही बुक याद रख लेना, ठीक है। और इन्होंने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, इनकी बुक याद रख लेना कि ऑटो स्कल्पचर की जो बुक है वो है साइंस, और ये इन्होंने ज्योग्राफी को साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला। इनकी बुक है रिमार्क्स ऑन ज्योग्राफी ऑफ सेटलमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफी, द रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर इन एंथ्रोपोज्योग्राफी, हैबिटाट्स ऑफ मिडल यूरोप। बस ये बुक है। आपको ज्यादातर ये जो ऑटो स्कल्पचर वगैरह ये ना इनका इतना याद नहीं करना, बस इनको सीरीज में याद रखना कि ये जर्मन ज्योग्राफर्स में आते हैं। ओके, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हैं आपके हम्बोल्ट, हम्बोल्ट के बाद हैं आपके रीटर, रीटर के बाद हैं आपके ऑस्कर पेस्चल, ऑस्कर पेस्चल के बाद है आपके फर्डिनेंड वॉन रिchthofen, फिर है आपके रेटजेल, रेटजेल के बाद हैं आपके हेटनर, हेटनर के बाद हैं आपके एल्बर्ट पेंक, एल्बर्ट पेंक के बाद हैं आपके वोल्टर पेंक, वोल्टर पेंक के बाद हैं आपके कार्ल हाउसहोफर, ठीक है। वोल्टर पेंक के बाद आपके कार्ल हाउसहोफर, कार्ल हाउसहोफर के बाद है आपके ऑटो स्कल्पचर। अब ऑटो स्कल्पचर के बाद हमें किसका पढ़ना है? कार्ल ट्रोल का, ठीक है। एक ये याद रखना, सिर्फ ये कार्ल याद रखना, ये ट्रोल ट्रोल आपके दिया गया था। आपको क्या दिया गया था? रेटजेल का नाम दे दिया था, फिर ट्रोल का दे दिया था, फिर हेडर का दे दिया था। आपको अब इसको सीरीज में लगाना था। तो आपका सबसे पहले आएंगे रेटजेल, रेटजेल के बाद हेटनर, और हेटनर के बाद सबसे लास्ट में ट्रोल। ट्रोल एक रीजनल इकोलॉजिस्ट हैं, बस याद रखना क्या है? एक रीजनल इकोलॉजिस्ट, और से याद मत रखना, ठीक है। और एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, और इनकी ये बुक याद रख लेना कि ग्लेशियोलॉजी ऑफ एल्पाइन फोरलैंड, द इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका,
ग्लेशियल मोर्फोलॉजी ऑफ बावेरिया, स्ट्रक्चरल सोयल फ्लक्चुएशन एंड पोस्ट क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ये किसकी है? आपकी कार्ल ट्रोल की बुक है। अब लास्ट में है आपके साइगफ्रेड पेसार्ज। अब साइगफ्रेड पेसार्ज क्या है? आपके रिचथोफेन वर्क, जो आपके फर्डिनेंड वॉन रिचथोफेन है, उनके काम ने इन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है। ठीक है, तो जो पेसार्ज हैं, पेसार ने मेनली काम किया है फिजिकल ज्योग्राफी पे। इनकी बुक के नाम बेटे एक बार रिवाइज कर लेना, जैसे ज्योग्राफी, टोपोग्राफी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल लाइफ ऑफ कालाहारी, ज्योग्राफी ऑफ अल्जीरिया एंड सहारा, वर्गलिंचन लैंडशाफ्ट कुंडे और जेल शाफ्ट फॉर अर्ध कुंडे। ये आपकी साइगफ्रेड पेसार्ड की बुक है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ये जो लैंड शाफ्ट वर्ड है ना, लैंड शाफ्ट वर्ड जर्मन वर्ड है। ठीक है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लैंडस्केप। आपका जो ये लैंड शाफ्ट वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वाले लोगों ने दिया है। और लैंडस्केप इसका इंग्लिश में मतलब है लैंडस्केप। ठीक है, बस इसमें ये आपको बताना है। और आपके ये अदर जर्मन ज्योग्राफर्स हैं, एक बार देखना चाहो देख लो। मतलब ये याद रखना कि जर्मन ज्योग्राफर्स कौन कौन से हैं। आपके हिनरिच कीपर्ट हैं, एलेक्जेंडर सुपान हैं, जोसेफ हैं, एच वैगनर हैं, जॉर्ज जर्लैंड हैं, विलियम कोपेन है, वोल्टर क्रिस्टोलर है, वोन थ्यूनेन, अल्फ्रेड वेबर, कार्ल हाउसहोफर। ये सारे आपके क्या हैं? जर्मन ज्योग्राफर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो जर्मन ज्योग्राफर्स हैं वो हो गए हैं। आगे समझ में ये आपके यहाँ पे जर्मन ज्योग्राफर्स कंप्लीट हो गए। एक बार मेरे को सारे नाम शुरू से लिख के बता दो ताकि आपको यहीं पे लर्न हो जाए। जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे लिखो। रिपीट, कौन सा रिपीट करना है अजय, बताओ मेरे को। अच्छा, कहाँ से रिपीट करना है? चलो, आपका है यहाँ पे, देखो कार्ल ट्रोल के बारे में बता दिया था मैंने कि ट्रोल एक रीजनल इकोनॉमिस्ट हैं। ऑटो स्कल्चर के बाद मैंने ये कार्ल ट्रोल के बारे में बताया है कि आपका जो कार्ल ट्रोल है वो क्या है? एक रीजनल इकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और आपके एक जियोमोर्फोलॉजिस्ट है। बस ये याद करना। उसके बाद इनकी बुक ग्लेशियोलॉजी ऑफ एल्पाइन फोरलैंड, इकोनॉमिक फोरम ऑफ ट्रॉपिक साउथ अमेरिका, ग्लेशियल मोर्फोलॉजी ऑफ बावेरिया, स्ट्रक्चरल सोयल फ्लक्चुएशन एंड क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ये है आपके कार्ल ट्रोल के। ठीक है, उसके बाद है आपके साइगफ्रेड जो रिच थोफेन है ना, उनके काम से बहुत ज्यादा क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। इनकी ये बुक है, बस इनकी बुक रिवाइज करना और कुछ मत करना। और दूसरा आपको क्या करना है? इनका सीक्वेंस याद रखना है। और ये जो लैंड शाफ्ट वर्ड है, ये लैंड शाफ्ट वर्ड यूज किया है आपके जर्मन ने, जबकि लैंडस्केप दिया है आपके। लैंड शाफ्ट का जो क्या है ट्रांसलेशन है, अगर इसको इंग्लिश में लैंडस्केप बोला जाता है। ठीक है, बस ये बताया गया है। और ये आपके कुछ जर्मन ज्योग्राफर्स के नाम है जो आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी जो आपको सीक्वेंस याद रखना है वो देखो, जो हमने पढ़ा है उन्हीं का सीक्वेंस है। सबसे पहले हैं आपके हम्बोल्ट, हम्बोल्ट के बाद रीटर, रीटर के बाद हम्बोल्ट, हम्बोल्ट के बाद रीटर, रीटर के बाद आपके ओस्कर पेस्चर, ओस्कर पेस्चर के बाद आपके फर्डिनेंड वोन रिचथोफेन, फर्डिनेंड वोन रिचथोफेन के बाद हैं आपके
फर्डिनेंड वॉन रिchthofen के बाद हैं आपके कौन से हैं? हम्बोल्ट, रीटर, ऑस्कर पेशल, फर्डिनेंड वॉन रिchthofen। उसके बाद कौन से थे आपके? फर्डिनेंड वॉन रिchthofen के बाद रेटजेल, रेटजेल के बाद हैं आपके हेटनर, एल्बर्ट हेटनर, हेटनर के बाद हैं आपके एल्बर्ट पेंक, एल्बर्ट पेंक के बाद है बेटा वोल्टर पेंक, वोल्टर पेंक के बाद हैं आपके कौन है? वोल्टर पेंक के बाद, वोल्टर पेंक के बाद हैं आपके कार्ल हाउसहोफर, कार्ल हाउसहोफर के बाद बेटा ओटो स्कल्पचर, ओटो स्कल्पचर के बाद आपके ट्रोल, ट्रोल के बाद 12th है आपके साइग फ्रेड पेसार। ठीक है, ये आपके 12 जोग्राफर्स हैं। आगे समझ में अब? मार्को पोलो ये थोड़ी थे, मार्को पोलो तो आपके जो हमने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन पढ़ा था। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि जर्मनी के मार्को पोलो किन्हें बोला गया था? आज तो हमने मार्को पोलो वर्ड पढ़ा ही नहीं। विलियम मॉरिस डेविस था कि जर्मनी के विलियम मॉरिस डेविस किसे बोला जाता है? मार्को पोलो हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में। अरे अरब स्कॉलर में भी हमने पढ़ा था मार्को पोलो। एक अरब स्कॉलर में मार्को पोलो वर्ड यूज किया है, एक आपकी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में जो हमने इंडिया और चाइना के जब जोग्राफर्स हैं उसके बाद पढ़ा था। हाँ जी, आपके मार्को पोलो पुर्तगाल के ही थे। ठीक है, लेकिन आपको इतना याद, बस उनकी बुक याद रखनी है, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। और अरब में आपके एक जोग्राफर थे, अरब के एक जोग्राफर थे जिनको मार्को पोलो बोला जाता था अरब जगत का, वो कौन थे बताओ? इबन बतूता थे या इबन खलदून थे? कौन थे? अरब जगत के मार्को पोलो किसे बोला जाता है? ये मैंने बताया था, इबन बतूता को बोला जाता है या अल मकदूसी को? नहीं, खलदून को नहीं, इबन बतूता को। टी टी से याद करने को बोला था ना, टी टी, बतूता में टी आता है, टी से आता है ये ट्रेवलर, इसलिए इनको मार्को पोलो। और इस टी से एक और याद रखना कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। ये इनके नाम में जो टी आता है उससे ये 3 बातें याद रखना। ठीक है, आपका ये जो आपका जर्मन जोग्राफर है, जर्मन जोग्राफर का तो कंप्लीट हो गया है। अब एक बार जो है मैं दूसरी पीपीटी ओपन कर लेती हूँ और टीम पीपीटी में आपको जो है आज अपलोड कर दूं। ठीक है, ठीक है। अब हम फ्रेंच जोग्राफर्स शुरू कर देते हैं।
ठीक है। अरे ये पीडीएफ ओपन हो गई। हाँ पीपीटी आज अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलो अब जो है ना फ्रेंच ज्योग्राफर पढ़ते हैं। तो अब आपका है फ्रेंच ज्योग्राफर। देखो जो आपके फ्रेंच ज्योग्राफर्स है ना, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। ज्योग्राफर्स हैं ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, ठीक है। फ्रेंच जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट जो सभी जो ब्रांचेस है ना ज्योग्राफी की, उन सब पे काम किया है। लेकिन उनका जो मेनली काम है ना बेटा फ्रेंच ज्योग्राफर्स का, वो काम है इनका रीजनल और ह्यूमन ज्योग्राफी पे, यानी कि शेयर योगदान है, ठीक है। ये कहते हैं आफ्टर हिज वर्क ज्योग्राफी, और इनके काम के बाद फ्रेंच ज्योग्राफर ने जो काम किया, उनके काम के बाद जो आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को एनालिटिकल साइंस का, यानी कि विज्ञान का एक दर्जा, विश्लेषणात्मक विज्ञान का दर्जा मिला, ठीक है। और एंड दिस सब्जेक्ट कुड बी इस्टेब्लिश एज लिंकिंग, और इस सब्जेक्ट ने क्या किया, ह्यूमन साइंस और नेचुरल साइंस के बीच में, यानी कि ह्यूमन और नेचुरल साइंस के बीच में एक लिंक का काम किया, किसने, आपके ज्योग्राफी ने, फ्रेंच ज्योग्राफी में डेवलपमेंट के बाद। अब आपके सबसे पहले जो फ्रेंच ज्योग्राफर है वो है फिलाइप बुआचे। फिलाइप बुआचे पहले फ्रांसीसी विद्वान थे, फर्स्ट फ्रेंच स्कॉलर थे, हु क्रिटिसाइज द प्रीवेलेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एंड अदर डाटा इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। क्या थे कि जिन्होंने प्रशासनिक इकाइयों में जनसंख्या, आर्थिक और अन्य आंकड़ों के प्रतिनिधित्व की प्रचलित पद्धति की आलोचना की। याद रखना उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया कि जो मेथड है रिप्रेजेंट करने का पॉपुलेशन को, इकोनॉमिक और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को, और इन्होंने ये बात बताया कि जो सही मेथड है रिप्रेजेंट करने का वो है ज्योग्राफिकल डेटा का, ज्योग्राफिकल डेटा इन द फ्रेम ऑफ नेचुरल रीजन, ठीक है। फिलाई बुआचे के बाद अब आपके हैं फ्रेडरिक लीपले। अब लीपले क्या थे, याद रखना एक सोशियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने रिसर्च किस पे की, फैमिली के लाइफस्टाइल पे, यानी कि फैमिली कैसा जीवन जी रही है और फैमिली के बजट पे, ठीक है। इन्होंने बोला ही रिकॉग्नाइज दैट फैमिली लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन फैमिली लाइफस्टाइल, एंड इन्होंने बोला हिंदी में देख, ये क्या माना, उन्हें माना कि परिवार का जो जीवन है वो परिवार की जीवन शैली और उसके बजट पर निर्भर करता है, और लीपले ने माना कि पारिवारिक जीवन जीविका प्राप्त करने के साधनों यानी काम पर निर्भर है, ठीक है। और इनका जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कुल मिला के ये याद रखना है कि इन्होंने फैमिली के लाइफस्टाइल पे और फैमिली के बजट पे काम किया, और इनका ये जो फॉर्मूला है जो लीपले ने दिया, ये है प्लेस वर्क फैमिली। फ्रेडरिक लीपले का फॉर्मूला है प्लेस वर्क फैमिली। क्या है, प्लेस वर्क फैमिली, प्लेस वर्क फैमिली। और इस प्लेस वर्क फैमिली को ट्रांसफॉर्म किया आपके गेट्स ने, पैट्रिक गेट्स ने, जो कि अमेरिकन ज्योग्राफर है, प्लेस वर्क फोल। जो लीपले ने ये फॉर्मूला दिया प्लेस वर्क फैमिली, ठीक है, लीपले ने जो फॉर्मूला दिया प्लेस वर्क फैमिली का, उसकी जगह फिर गेट्स ने भी ट्रांसफॉर्म किया इसको। गेट्स आपके पैट्रिक
पैट्रिक गेट्स ने कॉन्यूरबेशन का कंसेप्ट दिया था। गेट्स ने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया प्लेस वर्क फोक में। ठीक है, किस में ट्रांसफॉर्म किया, प्लेस वर्क फोक। गेट्स लीप ले का है प्लेस वर्क फैमिली, याद रखना लीप एफ से याद रखना। ये देखो, ये प्लेस और वर्क तो दोनों में सेम है, ये एफ से फैमिली याद रखना। ठीक है, फैमिली, क्योंकि आपके लीपले ने फैमिली पर ही क्या करी थी, रिसर्च करी थी, और गेट्स ने दिया था प्लेस वर्क फोक। ठीक है, आ गया समझ में, प्लेस वर्क फोक। अब आगे चलते हैं, फ्रेडरिक लीपले के बाद है आपके एलसी रेकलस। अब जो रेकलेस है ना, वो आपके रीटर कार्ल रीटर के स्टूडेंट है। डिसिप्लिन का मतलब है शिष्य हैं, और ये रीटर के लेक्चर को सुनते थे रेगुलरली। ठीक है, और इनको रीटर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का रीटर किसे कहा जाता है, ये याद रखना, फ्रांस का रीटर बोला जाता है आपके एलसी रेकलेस को। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस का रीटर किसे बोला जाता है, तो फ्रांस का रीटर बोला जाता है एलसी रेकलेस को। ठीक है, अब रेकलेस की ये बुक है अर्थ एंड देयर ड्वेलर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक पूछी गई है। अर्थ एंड देयर ड्वेलर्स, अर्थ एंड देयर ड्वेलर्स बुक किसकी, आपके फ्रेडरिक लीपले की। नेशन एंड नेशनलिटी, नेशन एंड नेशनलिटी बुक किसकी है, एलसी रेकलेस की है। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट वर्क है एलसी रेकलेस का, वो है ला तेरे और फिजिकल ज्योग्राफी। यानी कि जो ला तेरे ना, ला तेरे को फ्रेंच में बोला जाता है ला तेरे, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है इसका फिजिकल ज्योग्राफी, और हिंदी में इसको बोला जाता है भौतिक भूगोल। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दिस जो सेकंड बुक है इनकी, नोव्यूले ज्योग्राफी यूनिवर्सले, क्या है, नोव्यूले ज्योग्राफी यूनिवर्सले इनकी बुक है। ये इनकी बुक याद रखना, जिसके इनकी 19 वॉल्यूम है। ये जो नोव्यूले ज्योग्राफी यूनिवर्सले है, ये इनकी रीजनल ज्योग्राफी पर बुक है। ठीक है, आ गया समझ में, अर्थ एंड देयर ड्वेलर्स, नेशन एंड नेशनलिटी, ला तेरे, नोव्यूले ज्योग्राफी यूनिवर्सले, ये किसकी बुक है, ये बुक है आपके एलसी रेकलस की। अब उसके बाद है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज विडाल डी लाब्लाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका ये जो एस्से है एनएलएसडी ज्योग्राफी याद रखना, और ये आपके पॉसिबिलिज्म के फादर हैं, फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म के फादर कौन है आपके, हाँ जी, विडाल डी लाब्लाश आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप क्या है, ही ले स्ट्रेस अपॉन द रिलेशनशिप
and his immediate surrounding. किसके अपमिनिज्म यानी कि आपके पर्यावरण निश्चयवाद के अपोजिट हैं ये, ठीक है। और विडाल डी लाब्लाश जो है किसके फादर हैं? पॉसिबिलिज्म यानी कि आपके संभववाद के फादर हैं, संभववाद के फादर हैं आपके विडाल डी लाब्लाश। और ये जो पॉसिबिलिज्म वर्ड है ये आपका सबसे पहले लूशियन फेब्रे ने यूज किया था। पॉसिबिलिज्म वर्ड आपका सबसे पहले किसने यूज किया था? लूशियन फेब्रे ने, ठीक है। और इन्होंने ये देखो, ये इनकी टर्म याद रखना, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। विडाल डी लाब्लाश ने बोला कि प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक नहीं होती, ठीक है। और विडाल डी लाब्लाश के विश्वास को इतिहासकार जो लूशियन फेब्रे हैं उसने, लूशियन फेब्रे की भी एक फेमस स्टेटमेंट है दैट देयर आर नॉट नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी। आपके ये क्या कहते हैं लूशियन फेब्रे की? देखो, आवश्यकताएं नहीं बल्कि हर जगह संभावनाएं हैं, हर जगह संभावनाएं हैं। और मैन जो है इन संभावनाओं का यूज करके, इन पॉसिबिलिटी का यूज करके जो है स्वामी बन सकता है, जज बन सकता है इसका, इन पॉसिबिलिटी का यूज करके, ठीक है। और जो आपके विडाल डी लाब्लाश है इन्होंने अर्थ को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जेनरे डी वाइव का मतलब है लाइफस्टाइल, जीवन शैली। जीवन शैली का कंसेप्ट किसने दिया है? आपके विडाल डी लाब्लाश ने, याद रखना। किसका कंसेप्ट? जीवन शैली का। आ गया समझ में? यहां से आपको दो स्टेटमेंट, सबसे पहली स्टेटमेंट है आपकी विडाल डी लाब्लाश की दैट नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। दूसरी स्टेटमेंट है देयर आर नॉट नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी। और लूशियन फेब्रे ने ये फ्रेज दिया दैट देयर आर नॉट नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी। उसके बाद विडाल डी लाब्लाश का कंसेप्ट है जेनरे डी वाइव। और टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट किसका है? टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट है आपके रेटजेल का, याद रखना। वो बताया भी गया है आपको कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट किसका है। अब विडाल डी लाब्लाश की जो बुक का नाम है उसका नाम है टेबुले डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, ठीक है। एक इनकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना वो बहुत फेमस है। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पूछा जाए किसने लिखी है तो ह्यूमन ज्योग्राफी है आपके विडाल डी लाब्लाश की, ठीक है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी जब इनकी बुक पब्लिश हुई तो उससे पहले 1921 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 1921 में तो इनकी बुक पब्लिश हुई लेकिन इनकी डेथ हो गई 1918 में। तो इनकी बुक जो अधूरी रह गई थी इसका जो काम कंप्लीट किया वो इनके दामाद इमैनुअल डी मार्टोनी ने किए, यानी कि सन इन लॉ ऑफ विडाल डी लाब्लाश। और ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट किसका है? मैंने रेड जेल गलती से नाम ले दिया। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट है आपके बेटे विडाल डी लाब्लाश का, ठीक है। यानी कि आपका स्थलीय एकता, स्थलीय एकता का कंसेप्ट किसका है? विडाल डी लाब्लाश। आ गया समझ में? आ गया सबको समझ में विडाल डी लाब्लाश का? अब आगे देख लेते हैं, ये बुक है ब्लाश की। अब इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? एनल्स डी ज्योग्राफी, ठीक है। और आपका प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मोड्स ऑफ लाइफ यानी कि जेनरे डी वाइव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ये आपके लिए तीनों बुक इंपॉर्टेंट है। द स्टेट एंड नेशन ऑफ यूरोप ये बुक है। द ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस ये बुक आपको पढ़नी है। ये एक बार पढ़ लेना क्योंकि कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। कोई भी आपसे बुक पूछी जा सकती है। ठीक है, आ गया समझ में?
आगे देखो अब इनके कंसेप्ट क्या क्या हैं। अब आपका कंसेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी किसका है? कंसेप्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी है विडाल डी लाप्लास का। कंसेप्ट ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन किसने दिया है? मैन और अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप बताया उसका कंसेप्ट भी आपका विडाल डी लाप्लास का है। कोरिलेशन यानी कि रिलेशन बताया है ह्यूमन और सभी ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये भी आपके विडाल डी लाप्लास का है। कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग टेरेस्ट्रियल फिनोमिना, ये भी विडाल डी लाप्लास का है। कंसेप्ट ऑफ मैन एज अ ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये भी आपके विडाल डी लाप्लास, ठीक है, आ गया समझ में? ये आपको सारे कंसेप्ट याद करने हैं। हिंदी में देख लो, स्थलीय एकता की अवधारणा, पृथ्वी और मनुष्य के बीच अंतर संबंध की अवधारणा, सभी जीवों और मानव को परिभाषित करने वर्गित करने के वैज्ञानिक तरीकों की अवधारणा, एक भौगोलिक कारक के रूप में मनुष्य की अवधारणा, ये सभी आपके किसने दिए हैं? विडाल डी लाप्लास के कंसेप्ट हैं। ये सारे आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब विडाल डी लाप्लास के बाद जीन ब्रून्स है। कौन कौन से हमने पढ़े हैं? फिलिप बुआचे पढ़ लिया है, उसके बाद फ्रेडरिक लीपले पढ़ा है, एलसी रेकलेस पढ़ा है, एलसी रेकलेस के बाद विडाल डी लाप्लास पढ़ा है, विडाल डी लाप्लास के बाद जीन ब्रून्स अब पढ़ रहे हैं। जीन ब्रून्स स्टूडेंट है विडाल डी लाप्लास के, और भी जो कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में। याद रखना है किस में कंट्रीब्यूशन है, किसको सपोर्ट करते हैं? आपका ह्यूमन ज्योग्राफी को। इनका स्पेशल इंटरेस्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी में। जो आपके जीन ब्रून्स है किसके सपोर्टर हैं? पॉसिबिलिज्म के, यानी कि संभववाद के। ये नेचर को सपोर्ट नहीं करते। इन्होंने बोला दैट मैन इज नॉट अ स्लेव ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं है, ठीक है। और इन्होंने ज्योग्राफी को लिमिटेड बताया इन तीनों तक। और इन्होंने डिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी, अगर आपसे पूछा जाए रोबर इकोनॉमी यानी कि डकैती अर्थव्यवस्था या वोलेंट अटैक का जो है किसने कंसेप्ट दिया, तो रोबर इकोनॉमी या वोलेंट अटैक का जो कंसेप्ट दिया है वो जीन ब्रून्स ने दिया है, ठीक है। उसके बाद इनकी बुक है, ये बुक पूछी गई है, ला ज्योग्राफी ह्यूमेन ऐसे डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, ला ज्योग्राफी ह्यूमेन ऐसे डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव, ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री और द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस। ये आपके जीन ब्रून्स के, इन्होंने दो आपके मेथड दिए हैं जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है कि हम खुद से करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन यानी कि एक एक चीजों को इंटरकनेक्ट करके जोड़ करके हम जो है चीजों को सीख सकते हैं। अब उसके बाद है आपके लुशियन फेब्रे। लुशियन फेब्रे की जो बुक है ये है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, और इन्होंने ये दिया था आर नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी। इंपॉर्टेंट बुक एग्जाम में पूछी गई है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, तो वो आपका दिया है लुशियन फेब्रे में, और कहा है देयर आर नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी, और जो मैन है वो मास्टर है इन पॉसिबिलिटी का। बस आपको लुशियन फेब्रे का ये याद रखना है, ठीक है। लुशियन फेब्रे के बाद आपके बाद है एल्बर्ट डिमांजिया। एल्बर्ट डिमांजिया एक डिसिप्लिन है ब्लाश के ही और मार्टोनी के, इमैनुअल मार्टोनी के साथ साथ उन्होंने काम किया है। और इनकी बुक का नाम याद रखना, इन्होंने पता है किस पे काम किया है? पिकार्डो, जो आपके माउंटेन्स है, ज्योग्राफी ऑफ पिकार्डो इनकी बुक का नाम दिया है। इनके इंपोर्टेंट ह्यूमन ज्योग्राफी भी इनकी बुक है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। एल्बर्ट डिमांजिया, एल्बर्ट डिमांजिया के बाद है इमैनुअल डी मार्टोनी, जो कि आपके सन इन लॉ यानी कि दामाद है विडाल डी लाप्लास के, ठीक है। और इमैनुअल मार्टोनी ने ग्लेशियल इरोजन पर काम किया है। फिजिकल जो इन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है, ठीक है।
और इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को, विडाल डी ला ब्लाश की ह्यूमन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में हेल्प की है। उसके बाद है आपके राउल ब्लैंकार्ड, ये भी एक स्टूडेंट है ब्लाश के, ठीक है, ब्लाश से इन्फ्लुएंस्ड हैं और इनकी ये बुक है, ये अर्बन ज्योग्राफर है राउल ब्लैंकार्ड, ठीक है, और इन्होंने टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ फ्लैंडर्स, ये एक क्या दी है, पीएचडी में अपना डिजर्टेशन प्रेजेंट किया है, टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ फ्लैंडर्स। इनकी पहली है अर्बन ज्योग्राफी ऑफ ग्रीनोबेल, मेथोडोलॉजी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ फ्रेंच आर्ट्स, ये तीन का दिया है राउल ब्लैंकार्ड ने। उसके बाद है आप फर्ड लास्ट हैं, और आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है, हु इज फादर ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी, यानी के चुनावी भूगोल का जनक किसे बोला जाता है, चुनावी भूगोल का जाता है एंड्रे साइगफर्ड को, ठीक है, और इनकी ये बुक है टेबुले पॉलिटिकल डी ला फ्रांस। बस क्लास खत्म ही हो गई है बेटे, हम क्लास लीव ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो फ्रेंच ज्योग्राफर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। बस आपका लास्ट रह गया है, वो है ये जीन गोटमैन, ठीक है, जीन गोटमैन ने ये वर्ड यूज किया है मेगालोपोलिस, ठीक है, और इनकी बुक का जो नेम है मेगालोपोलिस, ये 1961 में पब्लिश हुई थी। आपसे ये पूछा गया है कि मेगालोपोलिस का कंसेप्ट किसने दिया, तो वो दिया है आपके जीन गोटमैन ने, और ये जीन गोटमैन की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, वर्जीनिया एट मिड सेंचुरी, मेगालोपोलिस, मेन इंपोर्टेंट बुक याद रखनी है, ठीक है, और स्टडी ऑफ मेट्रोपोलिस ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में ब्रिटिश जो स्कूल हैं वो करेंगे और फ्रेंच स्कूल पढ़ लेंगे, ताकि बस कल हमारा जो थोड़ा सा रह गया वो और करके इसको खत्म करते हैं, और 21 से हम अपना जो नया पार्ट है वो शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं क्लास में तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।